अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था पिछली एक दो वीडियोज़ में कि मेरी अब कोशिश होगी कि मैं कोरोना के अलावा बाकी भी जो बीमारियां हैं उनके ऊपर उर्दू में किसी हद तक मुमकिन हद तक छोटे और शॉर्ट क्लिप्स बनाऊं। और इसकी एक बड़ी वजह, ऐसा करने की एक बहुत बड़ी वजह वो मायूसी है जो मौजूदा सूरत हाल में डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेज और हॉस्पिटल की इंतज़ामिया और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का इंतहाई मायूस कुन रवैया है मरीज़ों की तरफ इस कोरोना के डर और खौफ की वजह से। क्योंकि लोग इतने खौफजदा हैं मेडिकल कम्युनिटी में कि वो आम बीमारियों के मरीज़ों को या तो अटेंड नहीं करना चाहते, और अगर करते भी हैं तो कोरोना के खौफ के बाइस हर दूसरी बीमारी को वो कोरोना की तरफ लेके जाते हैं, जिससे ना सिर्फ ये कि तशखीस गलत होती है बल्कि उस के नतीजे में मरीज़ों को नुकसान भी बहुत ज़्यादा होने का डर है भी, और ये हो भी रहा है। जब चाइना में ये वबा आई तो चाइना के मेडिकल कम्युनिटी और उनके एडमिनिस्ट्रेशंस बहुत हिम्मत और बहादुरी से इस वबा से लड़े हैं, और वहाँ पे बहुत सारे मेडिकल कम्युनिटी के लोगों की जानें भी गई हैं, लेकिन आखिरकार उन्होंने बहुत हद तक इस वबा पे काबू डाला है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि चाइनीज़ डॉक्टर्स जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसके बाद वो उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये गवर्नमेंट से कहें कि वो गिव अप करना चाहते हैं। मैं 100% डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सेज के साथ मुत्तफिक हूँ कि उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या PPE जिसे कहते हैं वो मुहैया होना चाहिए, हर सूरत मुहैया होना चाहिए। लेकिन इसके बाद किसी भी सूरत, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, डॉक्टर है अगर वो या मेडिकल कम्युनिटी का मेंबर है, तो उसको 1% भी हक नहीं है कि वो मरीज़ की केयर से, मरीज़ के इलाज से दूर भागे, चाहे कोरोना हो चाहे जो भी हो। तो उसके अलावा फिर ये इटली में आपने देखा और फिर जर्मनी में देखा कि बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ नर्सेज हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, जो सफाई करने वाले लोग हैं, वो जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, वो इस बीमारी का शिकार हुए हैं। क्योंकि ये अगर एक जंग है तो इस जंग में नुकसान होने का डर है। 150 से ज़्यादा इटालियन डॉक्टर्स जो हैं वो उनकी डेथ हुई है, जिसमें अरब्स बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स थे, अरबी थे, जो कि इस जंग का शिकार हुए हैं। इसी तरह बरतानिया में एक लंबी लिस्ट है डॉक्टर्स की, स्टाफ नर्सेज की। अभी पिछले दिनों तक 174 या 174 जो मेडिकल कम्युनिटी के लोग हैं वो इसका शिकार हो चुके हैं इस जंग का। क्योंकि जंग कोई भी हो उसमें नुकसान होता है, और उसमें आप बुज़दिली का मुजाहरा नहीं कर सकते, उसमें आप नहीं उससे दूर भाग सकते, क्योंकि आपको ये जंग लड़नी पड़ेगी। यहाँ तक ये हालात थे कि बोरिस जॉनसन ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है, और जिसमें उसने बताया कि मैंने डॉक्टर्स ने एक प्लान बना लिया था कि अगर मैं मर भी जाता हूँ तो नेक्स्ट कैसे उन्होंने एक्ट करना है। मतलब इस जंग की आप शिद्दत का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें। लेकिन जर्मनी, इटली और चाइना और UK के बाद जैसे ही ये वबा अमेरिका में गई है, तो वहाँ पे बजाय इसके कि वहाँ के डॉक्टर्स बहादुरी के साथ इस बीमारी से लड़ते, वहाँ के कुछ डॉक्टर्स ने जो सोशल मीडिया पे अपने ऐसे क्लिप्स डाले जिसमें उन्होंने बताया कि इन मरीज़ों को चाहे आप वेंटिलेटर पे डालें, लेकिन ये वेंटिलेटर पे जाके भी पेशेंट इंप्रूव नहीं होते। इसे हम कहते हैं एनेक्डोटल स्टडीज़, कि जिसमें मेरा एक एक्सपीरियंस है पेशेंट के साथ, और अगर उस एक्सपीरियंस की बेस पे मुझे लगता है कि ये मैंने वेंटिलेटर पे डाला और पेशेंट सर्वाइव नहीं किया, तो मैं अगर उस पर एक सोशल मीडिया पे क्लिप बना दूं और वो क्लिप लोग उसको एज सच ले लें, तो बहुत सारे लोग, जैसे कि पाकिस्तान में भी हुआ, उस क्लिप की बेस पे ये सोचा गया कि इन पेशेंट्स को चाहे आप वेंटिलेटर पे डालें तो मरीज़ नहीं बचता। यानी ये एक ऐसी जंग थी जो हम लड़ने से पहले ही ज़हनी तौर पे हार चुके हैं या हार रहे हैं, जो कि इंतहाई गलत बात है। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि चाहे वो कोरोना हो और चाहे कोई भी और बीमारी हो, वो लोग जिनको हम वल्नरेबल ग्रुप्स कहते हैं, जो कि जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको शुगर और ब्लड प्रेशर के मसाइल बहुत अरसे से और वो अनकंट्रोल चल रहे हों, वो उनको कोई भी बीमारी हो तो उनका रिस्पांस आम तौर पे बहुत वीक होता है। ये मेरे पिछले 10 साल से ICU के एक्सपीरियंस की मैं बात आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी पेशेंट को शुगर है, उसकी उम्र ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बहुत अरसे से है, तो उसको जब भी नमूनिया होगा और वो वेंटिलेटर पे जाएगा तो उसके चांसेस कम होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो यंग हैं, जिनको बाकी प्रॉब्लम्स नहीं होते सर्वाइवल के। इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि आप साल के किसी भी हिस्से में जब ICUs में जाते हैं तो आपको यंग लोग वेंटिलेटर्स पे नहीं मिलते। आपको वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, जिनको बाकी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो वेंटिलेटर्स पे मिलते हैं। तो ये एक अमूमी एक एनालिसिस था, लेकिन अमेरिकन डॉक्टर्स
क्योंकि शायद खौफजदा हो चुके थे, शायद वो डर चुके थे, लेकिन जो भी वजह थी, लेकिन उनकी अमेरिका में ये वबा के बाद पाकिस्तान के डॉक्टर्स कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा खौफ फैला है कि अगर वो ये काबू नहीं डाल सकते हैं डॉक्टर्स और मेडिकल कम्युनिटी, तो पाकिस्तानी मेडिकल कम्युनिटी कैसे मुमकिन है कि वो डाले। तो मैं अभी भी फिर ये कहूँगा कि जब तक ये खौफ है, ये खौफ कुछ भी नहीं करने देगा पाकिस्तान की मेडिकल कम्युनिटी को। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आज से 4 दिन पहले हमने अपने हॉस्पिटल के आईसीयू में एक पेशेंट को वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया, जो एक गल्फ कंट्री से जिसने ट्रैवल किया था, जिसको एक मेडिकल की हिस्ट्री थी साइकेट्रिक प्रॉब्लम के साथ, और वो नमूनिया के साथ हमारे पास आया। हमने उनको शिफ्ट करने के बाद उनके सारे कल्चर्स भेजे और सब कुछ। जब एक दिन के बाद नेक्स्ट डे हमने एक्सरे करवाया तो और कंपेयर किया पुराने से, तो हमें लगा कि अभी ये बेहतर नहीं हो रहा है, तो हमने उनकी एंटीबायोटिक्स चेंज की। नेक्स्ट डे जब एक्सरे हुआ तो उसमें इम्प्रूवमेंट थी, और कल मैंने उसी पेशेंट को वेंटिलेटर ऑफ किया, उसकी ट्यूब निकाली। वो पेशेंट जब 4 से 6 घंटे के बाद अपनी फैमिली के साथ बातें कर रहा था, वो बहुत बेहतर हो चुका था, क्योंकि खौफ नहीं हम अपने अंदर रखा हम लोगों ने। मुझे जब से ये कोरोना का एपिडेमिक आया है, पेंडेमिक आया है, मुझे सबसे पहले जब मैंने पहला पेशेंट देखा था कोरोना का, तो मेरे अंदर बहुत शदीद खौफ आया था। लेकिन शायद वो आधा घंटा था कि जिसके बाद मुझे ये फैसला करना था कि ये जॉब ऐसी है, ये काम ऐसा है कि इसमें आपको हर वक्त ख़तरा रहेगा। अगर मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, मुझे नहीं पता है कि कल मुझे हो सकता है कोरोना हो जाए, खुदा ना खास्ता, क्योंकि मैं हर रोज़ एक ऐसे आईसीयू में जाता हूँ जहाँ पे किसी भी वक्त कोई भी पेशेंट रिसीव हम कर सकते हैं। लेकिन ये इस जॉब की नेचर है, ये इस काम की नोयत है। पाकिस्तान में किसी दौर में बहुत ज़्यादा सुसाइड बॉम्बिंग्स होती थी, कभी पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, कभी आर्मी वाले शहीद हो रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने कोई अपनी जॉब छोड़ी। कितने जवान हैं आर्मी के जिनकी 1 साल का कोई बेटा या बेटी है, 6 महीने का बेटा या बेटी है, और उन्होंने इस कौम के लिए और दुश्मन के साथ लड़ते हुए अपनी जान की शहादत दी, तो अपनी जान को कुर्बान किया इस कौम पे। तो आपको पता चला कि दुश्मन किधर गया, आज वो कहाँ पे, वो लोग जो किसी दौर में इस मुल्क के अंदर बेतहाशा तबाही फैला रहे थे। तो किसी भी जंग में आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, आपको हौसले और हिम्मत से लड़ना पड़ता है। कभी आपने नहीं देखा कि चाहे वो आर्मी हो और चाहे पुलिस वाले हों, कि कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा हो कि हम गिव अप कर देंगे। तो मेरी पाकिस्तानी डॉक्टर, स्टाफ नर्सेज से रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए वो हिम्मत मत हारें, वो हौसले और हिम्मत से चलें। और मेरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी 2 नंबरियां छोड़ के इस कम्युनिटी की तरफ, और इसको हर सूरत पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हर सूरत मुहैया करें, क्योंकि देखा यही जा रहा है कि बहुत जगहों पे यही शिकायत है कि लोगों को ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो ये मैं बात करके वापस आना चाहता हूँ उस टॉपिक की तरफ जो आज मैं कोरोना के अलावा, मेरी कोशिश होगी कि मैं कोरोना पे ज़रूर वीडियोस बनाऊँ, और मैं बनाऊँगा। जैसे ही मुझे कोई ऐसी चीज़ मिलती रहेगी जो आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी है, तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो हार्ट अटैक होता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप लोगों को बताना कि हर एक के घर में बुजुर्ग हैं, हर एक के घर में वो लोग हैं जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर और बाकी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको खुदा न खास्ता किसी भी वक्त हार्ट का प्रॉब्लम बन सकता है। तो हमें बुनियादी तौर पे बेसिक नॉलेज हो, बुनियादी इल्म हो कि हम कैसे इन मरीज़ों के साथ बिहेव कर सकते हैं और कैसे हम हॉस्पिटल जाएँ। और ये आपका बुनियादी हक है कि आपके मरीज़ का इस दौरान भी, जब पूरी दुनिया में पेंडेमिक है, बुनियादी जो आपकी बीमारियों का या बाकी बीमारियों का इलाज आपका बुनियादी हक है, जो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। तो चलें बात करते हैं हार्ट अटैक के ऊपर कि क्या होता है और कैसे इसको मैनेज करते हैं डॉक्टर्स। सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि दिल का जो अटैक होता है वो किस किस्म के लोगों को ज़्यादा होता है। अगर एक लड़का है या लड़की है जिसकी उम्र 20 साल है और उसको कोई भी बीमारी नहीं है पहले से, उसमें हार्ट अटैक का ख़तरा इंतहाई कम है बनिस्बत उस मरीज़ के जिसकी उम्र 50 या 60 साल से ज़्यादा है। और आमतौर पे मर्दों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, अगरचे माहवारी के ख़त्म होने के बाद मर्दों और औरतों में ये रेशो 1 है। लेकिन अच्छा, मर्द हो और उसकी उम्र 55 to 60 ईयर से ज़्यादा हो, उसको शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, वो सिगरेट पीते हों या स्मोकर हो, और उनमें हाई कोलेस्ट्रॉल हो और उनका वज़न ज़्यादा हो, उनकी लाइफ में एक्टिविटीज़ कम हो और वो ऑफिस में ज़्यादा बैठते हों या इनएक्टिव ज़्यादा हों, जिसको हम कहते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल, तो ये आमतौर पे रिस्क फैक्टर समझे जाते हैं कि इन मरीज़ों को हार्ट अटैक का ज़्यादा डर होता है। शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा,
और कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, स्मोकर होना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होना, और अगर प्री मेनोपॉजल या माहवारी ख़त्म होने से पहले मर्दों में ज़्यादा है और ख़वातीन में कम है, लेकिन 50-60 ईयर्स के बाद मर्द और ख़वातीन में एक जैसा हार्ट अटैक का रिस्क है। और आमतौर पे घरों में कैसे पता चलेगा कि किसी भी आपके अजीज़ को हार्ट का अटैक हुआ है या उसको दिल का अटैक हुआ है? आमतौर पे जो चेस्ट के ऊपर जो दबाव होता है उसको बहुत ज़्यादा समझा जाता है कि ये दिल के अटैक की वजह से हो सकता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, जिसको मैंने फिंगर से या उंगली से बताया है, तो इस चीज़ के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं कि ये मस्कुलर या पट्टे का दर्द होगा। लेकिन अगर आपको मैं ये कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे दर्द है, मैं अपना हाथ ऐसे रखता हूँ या ये बताता हूँ कि यहाँ पे दबाव है जैसे कोई बैठ गया है, तो इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं कि ये दिल का अटैक हो सकता है। बहुत ज़्यादा मरीजों को लेफ्ट साइड पे चेस्ट पेन होता है, बहुत कम मरीजों को राइट साइड पे होता है, और बहुत सारे पेशेंट्स को लेफ्ट साइड पे जो चेस्ट पेन होता है वो लेफ्ट बाजू में या बाएं बाजू में जाता है, और कम लोगों को ये जबड़े या जॉ की तरफ ये पेन होता है। तो ये वो अलामात हैं जो अमूमी तौर पे समझी जाती हैं। लेकिन जो शुगर का मरीज़ होता है उसको आमतौर पे या तो स्वेटिंग या शुरू हो जाएगी या फिर उसका सांस खराब होगा, और बहुत सारे लोगों को मैदे का दर्द होता है, क्योंकि दिल की नीचे की या इन्फीरियर दीवार, जो इन्फीरियर वॉल जो होती है वो मैदे के बिल्कुल ऊपर वाली जगह पे होती है। तो कुछ लोगों को मैदे की जगह पे दर्द शुरू होगा और वॉमिटिंग शुरू हो सकती है। तो इनको हम एटिपिकल अलामात कहते हैं। और लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं उनमें आमतौर पे ये होता है वो अचानक खामोश हो जाते हैं। अगर किसी की उम्र 80 या 90 साल है तो हो सकता है कि वो अचानक ही बहुत कमज़ोरी का इजहार करे। और शुगर के मरीजों में आमतौर पे पेन नहीं होती उनकी, क्योंकि असाबी कमज़ोरी होती है, लेकिन उनमें अक्सर क्या होता है कि वो या सांस खराब हो जाएगा या उनको आपको स्वेटिंग या पसीने आएंगे उनको। तो ये अमूमी अलामात हैं। तो जैसे ही आपके किसी अजीज़ को खुदा न खास्ता ये अलामात आती हैं तो आपके पास 3 टैबलेट्स लाजमी पड़ी हों घर में। कोशिश करें कि अपने मरीज़ का पहले तो ब्लड प्रेशर चेक करें, और अगर ये सहूलत नहीं भी है तो आप अपने मरीज़ को ये टैबलेट डिस्प्रीन है 300 मिलीग्राम की, अगर खुदा न खास्ता कहीं से ब्लड नहीं आ रहा, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही, तो ये 300 मिलीग्राम की गोली अपने मरीज़ को कहें कि वो चबा ले, या इसको आप पीस के अपने मरीज़ को दे दें और मुंह में रखें और उधर थोड़ा सा पानी दे दें। डिस्प्रीन के अलावा आप अपने मरीज़ को, अगर उनको चेस्ट पेन चल रहा है और सीने में दर्द है या बाजू में दर्द है, तो आप ये गोली एंजीसिड की 0.5 मिलीग्राम की ज़ुबान के नीचे रख दें। और साथ ही ये टैबलेट जो अटोरवास्टैटिन है, जो किसी भी नाम से अगरचे आपको मिल सकती है, लेकिन ये लिप्रेक्स के नाम से या अटोरवा के नाम से भी आपको मिल सकती है, तो 20 मिलीग्राम की ये टैबलेट आप पानी के साथ अपने मरीज़ को खिला दें। और इसके बाद फौरी तौर पे आप अपने पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करें या रेस्क्यू 1112 पे कॉल करें और अपने मरीज़ को हॉस्पिटल की एमरजेंसी में शिफ्ट करने के इंतज़ाम करें। अब जब आपका पेशेंट एमरजेंसी में मुंतकिल हो जाता है, और जो आपने फौरी तौर पे करना है, क्योंकि हम इंग्लिश में कहते हैं टाइम इज़ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम वो पट्टा है या वो मसल है जो हार्ट का होता है, और उसको बचाना है तो जल्दी से जल्दी अपने मरीज़ को आपको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। जैसे ही आपका मरीज़ हॉस्पिटल की एमरजेंसी में जाता है, फौरी तौर पे वहाँ पे स्टाफ उनके वाइटल्स लेंगे, जिसमें ब्लड प्रेशर है, उनकी हार्ट रेट है, उनका ब्लड शुगर है, और उनके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन का लेवल है। और उसके बाद फौरी तौर पे, क्योंकि आप लोगों ने अलामत बताई होगी कि इनको चेस्ट पेन है या सीने में दर्द है, तो वो डॉक्टर फौरी तौर पे इनकी एमरजेंसी में ईसीजी करवाएंगे। अब ईसीजी करवाने के बाद, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगने चाहिए हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद। अब ईसीजी को देख के डॉक्टर आपको 4 सिनेरियो बता सकता है। सिनेरियो नंबर 1 कि आपके मरीज़ की ईसीजी ठीक है। अगर आपके मरीज़ की ईसीजी ठीक है, लेकिन उसमें वो सारे रिस्क फैक्टर मौजूद थे, जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना है, या फैमिली हिस्ट्री है, और इसके अलावा बाकी भी रिस्क फैक्टर जिसमें सेडेंट्री लाइफस्टाइल और ओबेसिटी है, तो आपका मरीज़ फिर भी ख़तरे से बाहर नहीं है। क्योंकि 25% वो मरीज़ हैं जिनमें अगरचे दिल का मसला चल रहा होता है लेकिन ईसीजी नॉर्मल आती है।
लेकिन फ़र्ज़ करते हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो बेहतरीन हाल ये होगा कि उस मरीज़ को आधा घंटा या 1 घंटा इमरजेंसी में रखा जाए और ईसीजी दोबारा की जाए। अगर वो भी नॉर्मल है तो डॉक्टर आपके मरीज़ को कुछ दवाइयों पे या तो घर भेज देंगे, या अगर उनको क्लिनिकल असेसमेंट लगती है, उनको लगता है कि अगरचे ईसीजी नॉर्मल है लेकिन ये दिल का मसला हो सकता है, तो आपके मरीज़ को वो दाखिल करेंगे और दिल के एंजाइम या कार्डियक एंजाइम का टेस्ट भेजेंगे और बाकी दवाई हॉस्पिटल में ही चला देंगे। सिनेरियो नंबर 2 ये है कि हो सकता है कि डॉक्टर आपको बताएं कि आपके पेशेंट की ईसीजी में कुछ तब्दीलियां हैं, जिनको हम या तो अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं या नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, यानी आप दिल के जो पहली सिनेरियो था उसमें बिल्कुल हल्का अटैक, दूसरा सिनेरियो अनस्टेबल एंजाइना का जो कि दरमियाना हार्ट का अटैक, और नॉन एसटी एलिवेशन एमआई तीसरे दर्जे का हार्ट अटैक। यानी ये दूसरे और तीसरे दर्जे के हार्ट अटैक में आपके मरीज को हॉस्पिटल में दाखिले की ज़रूरत है, क्योंकि ईसीजी में आने वाली ये तब्दीलियां इस बात के लिए आपको कायल करेंगी कि बुनियादी तौर पे आपके मरीज का इलाज हॉस्पिटल में होना चाहिए, और डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सेज इनके कार्डियक एंजाइम्स के टेस्ट भेजेंगे, जो कि आम तौर पे हम चेस्ट पेन के शुरू होने के 4 घंटे के बाद भेजते हैं। और जब ये रिजल्ट आता है तो हमें ये पता चलता है कि अगर तो ये नेगेटिव है तो आपके मरीज को अनस्टेबल एंजाइना यानी दूसरे दर्जे का अटैक है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव आता है तो आपके मरीज को तीसरे दर्जे का हार्ट अटैक है, जिसको हम नॉन एसटी एलिवेशन एमआई कहते हैं। इसका मतलब है कि ना सिर्फ ये कि खून की सप्लाई आपके मरीज के दिल को कम गई है, बल्कि जो हार्ट के मसल्स हैं उनको डैमेज भी हुआ है। दोनों सूरतों में हॉस्पिटल में आपका मरीज दाखिल होगा और उनको दवाई शुरू होगी, जिसमें हेपरिन शामिल होती है, जिसमें डिस्प्रिन शामिल होती है, जिसमें लो प्लेट या क्लोपिडोग्रल शामिल होती है, जिसमें बीटा ब्लॉकर शामिल होते हैं, जिसमें एस इनहिबिटर शामिल होते हैं, जिसमें लिपिड्स की दवाई दी जाती है। यानी डॉक्टर्स आपके मरीज की सूरत हाल के हिसाब से दवाई शुरू करवाएंगे, और बहुत ज़्यादा अमकानात यही हैं कि 1, 2 या 3 दिन के अंदर डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आपके मरीज की एंजियोग्राफी की ज़रूरत है। एंजियोग्राफी बुनियादी तौर पे एक टेस्ट है जिसमें हम खून की नाली में एक कैथेटर डाल के डाई इंजेक्ट करते हैं। हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि दिल की जो 3 नालियां हैं खून की, उनमें से किसके अंदर क्लॉट है, और उसके मुताबिक फिर फैसला होता है कि क्या एंजियोप्लास्टी यानी उनको खोलना ज़रूरी है और उसके बाद उसमें स्टेंट रखना ज़रूरी है, या दिल की तीनों क्योंकि नालियाँ बंद हैं या 2 बड़ी नालियाँ बंद हैं तो फिर हम बाईपास का तजवीज़ करते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे दूसरे और तीसरे दर्जे के इलाज की का तरीका है। लेकिन एक सूरत हाल ऐसी होती है कि जिसमें जो ही डॉक्टर ईसीजी देखता है तो वो फौरी तौर पे आपको बताएगा कि आपके मरीज को बड़ा हार्ट अटैक है, जिसको हम सबसे बड़ा हार्ट अटैक कहते हैं, और इसकी तशखीस ईसीजी पे ही होती है, जिसको कि आप देख भी रहे हैं। जैसे ही ये ईसीजी देखने के बाद डॉक्टर आपको 2 मशवरा दे सकता है। एक तो ये मशवरा होगा कि आपके मरीज़ को फौरी तौर पे एक टीका लगेगा, जो आपके मरीज़ के जो दिल की खून की नालियां हैं उसमें जो क्लॉट या खून का लोथड़ा फंसा हुआ है, जिसकी वजह से आपके मरीज़ के दिल के मसल्स को खून की सप्लाई कम है और आगे नुकसान हो रहा है, तो उसको तोड़ने के लिए एक टीका लगाना पड़ेगा, जिसको हम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर या स्ट्रेप्टोकाइनेज कहते हैं। आप इसको आम जुबान में क्लॉट बस्टर या क्लॉट तोड़ने वाला टीका भी कह सकते हैं, जो अमूमी तौर पे तो सेफ होता है, लेकिन बाज़ मरीज़ों में ये ब्लीडिंग भी करवा सकता है, ब्रेन में भी कहीं और पे भी। तो ये सबसे बड़ा जो हार्ट अटैक कहा जाता है, ये ख़तरनाक एक बीमारी है, ये ख़तरनाक मरहला है। और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो कि ज़्यादा सेफ है वो ये दिया जाएगा कि आपके मरीज़ को फौरी तौर पे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, जिसको हम पीसीआई या परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन कहते हैं। जो टीका लगता है वो आमतौर पे हम 1 घंटे के अंदर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी है उसके लिए हमारे पास 90 मिनट्स या 1.5 घंटे का टाइम होता है उस वक्त से जब मरीज़ हॉस्पिटल में एंटर होता है। जितना ज़्यादा हम ये अमल उस टाइम में करेंगे आपके मरीज़ को उतना ही फ़ायदा है। अगर आप एग्री कर जाते हैं तो आपके मरीज़ को जो कैथ लैब जिसको हम कहते हैं या कैथेटराइजेशन लैब, उसमें शिफ्ट किया जाएगा। वहाँ पे अगर आपके मरीज़ को किडनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनका यूरिया क्रिएटिनिन ठीक है, तो आपके मरीज़ को वो एक कंट्रास्ट का इंजेक्ट करेंगे। पहले एंजियोग्राफी होगी, जो एक टेस्ट है जिस पे पता चलता है कि खून की कौन सी नाली बंद है और कहाँ पे बंद है। उसके बाद एंजियोप्लास्टी होगी, प्लास्टी कहते हैं रिपेयर को, यानी उसी कैथेटर के ज़रिए वो एक बैलून डाल के उसको खोल देंगे। लेकिन अगर डॉक्टर्स को लगता है कि नहीं, खून की तीनों नालियाँ ब्लॉक हैं, आपके मरीज़ को फौरी तौर पे एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, तो आपके मरीज़ को एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है। लेकिन अगर डॉक्टर्स को लगता है कि नहीं, खून की तीनों नालियाँ ब्लॉक हैं, आपके मरीज़ को
या 2 बड़ी नालियां ब्लॉक हैं, तो उस सूरत में वो सिर्फ एंजियोग्राफी करेंगे और आपके मरीज़ के लिए ये तजवीज़ किया जाएगा कि किसी भी वक्त बाद में कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, कैबेज या जिसको हम आम जुबान में बाईपास कहते हैं, वो आपके मरीज़ को ज़रूरत है करने की। तो ये हार्ट अटैक की सूरत में आपको ये मरीज़ को होने वाले ये पूरे वो मराहिल हैं जो आपको पता होना चाहिए। आम तौर पे एक टेस्ट कहा जाता है जिसको हम कहते हैं एकोकार्डियोग्राफी या उर्फ़े आम में उनको उसको दिल का अल्ट्रासाउंड कहते हैं। वो हम इसलिए करते हैं देखने के लिए कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया हो तो ये देखने के लिए कि दिल की कितनी दीवारें मुतासिर हैं और किस हद तक मुतासिर हैं। यानी एक पंप है, वो किस हद तक मुतासिर है, उसकी पावर कितनी कम है, उसके लिए हम एकोकार्डियोग्राम करते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करते हैं, वापस आते हैं हम पहले मरहले की तरफ। अगर आपके मरीज़ को अगरचे रिस्क फैक्टर थे या उसको जो मैंने शुगर और ब्लड प्रेशर और फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग और मेल हैं और सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ये सब कुछ है, लेकिन ईसीजी पहली भी नॉर्मल है और दूसरी भी। जब डॉक्टर आपके मरीज़ को घर दवाइयों पे भेजते हैं तो वो आपको एक तजवीज़ देते हैं कि आप अपने इस मरीज़ का बेहतर होगा एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट करवा लें, जिसमें मरीज़ ट्रेडमिल पे दौड़ता है, उसकी ईसीजी होती है और ये पता चलता है कि वाकई इस मरीज़ के अंदर क्लॉट हो सकता है। और जैसे ही वो चेंजेस मिलती हैं तो उसके लिए फिर हम तजवीज़ करते हैं एंजियोग्राफी, जो एक टेस्ट है, और उसकी रिजल्ट के नतीजे में हो सकता है हम एंजियोप्लास्टी का फैसला करें, स्टेंट भी साथ डालें या फिर बाईपास का फैसला करें। और अगर फ़र्ज़ करें कि मरीज़ की हालत ऐसी है कि उसको जोड़ों का दर्द है या कोई भी वजह ऐसी है कि वो ट्रेडमिल पे नहीं दौड़ सकता, तो फिर हम कोई न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं या हम कोई टीका लगा के टेस्ट करते हैं, जैसे कि डोब्यूटामिन टेस्ट। तो उससे हमें ये पता चलता है कि क्या आपके मरीज़ में कहीं पे छुपा हुआ है कोई क्लॉट जो बाद में प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये थोड़ी सी तफसील है जो मैंने आपको बताई। अगर आपके घर में खुदा न खासा किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो या हार्ट अटैक हो जाए तो आपने कैसे उसके मुताबिक चलना है। और मेरी कोशिश होगी कि मैं अब बाकायदगी से मुख्तलिफ बीमारियों के ऊपर वो वीडियोस डालूं उर्दू में जो किसी हद तक आपको समझ आ सके। और साथ साथ मेरी कोशिश होगी कि मैं कोरोना के ऊपर भी जैसे जैसे नॉलेज आता है, जैसे जैसे चीज़ें आती हैं, तो मैं आप लोगों को अपडेट करूं। और फिर आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप ख़ुद भी खौफ से निकलें और आप अपने इलाके के मुख्तलिफ पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं उनसे बात करें कि खुदा के लिए ये खौफ की फ़िज़ा को ख़त्म किया जाए, क्योंकि खौफ की फ़िज़ा के होते हुए ये सब कुछ ऐसे ही होता रहेगा और बहुत सारे लोग डॉक्टर फुरकान की तरह मौत का शिकार हो जाएंगे जिनको बचाया जा सकता है। एक लम्हे के लिए सोचें, अगर डॉक्टर फुरकान ने टेस्ट ना करवाया हुआ होता है कोरोना का और वो लोगों को अगर ना बताता कि मुझे कोरोना है लेकिन अब सांस खराब है और मुझे हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि उनको दाखिल कर लिया जाता। तो अगर कोई लोग टेस्ट करवा रहे हैं, और यही वो रीज़न है जिसके डर की वजह से लोग कोरोना का टेस्ट नहीं करवाते हैं, उनको पता है कि ये सोशल स्टिग्मा है, लोग अछूतों की तरह बिहेव करते हैं जब किसी के बारे में पता चलता है कि इसको कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है। आप अपना और अपनी फैमिलीज़ का ख्याल करें। अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे।